खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ है जनाब आरफ हमीद भट्टी साहब। कुछ खबरें इस हफ्ते में कुछ ये भी नज़र आ रहा है कि शायद कोई गिरफ्तारियाँ, क्योंकि दो बहुत बड़ी पेशियाँ हो रही हैं, एक मोहतरम मरीम नवाज साहिबा की और एक जनाब बुज़दार साहब की पेशी नैब में हो रही है। तो क्या कोई गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्को हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान बहुत सख्त अपोजिशन से नाराज़ लगते हैं बाकी पार्टियों से। ज़ाहिर है वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाला मामला है। तो क्या वो सोलो फ्लाइट करेंगे, और करेंगे तो क्या आवाम में उनके लोग तो आएंगे जो उनके तालिब इल्म हैं, उनके मदरसों के, मगर क्या आवाम भी आएंगे? इसके साथ साथ बड़ी पर्टिनेंट आज रिमार्क्स दिए हैं और फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कराची और सिंध के लोगों से कौन दुश्मनी कर रहा है? बिल बोर्ड्स की एक पोल्यूशन है, गंदगी है, गलाजत है। इस पर हम ख़ास तौर पे आज स्टोरी पे बात करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या, हमारे शहर इस हालत को क्यों पहुँचे हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। और फिर ये जो गर्दशी कर्जे की बात है, सरकारी इतलात है कि 63% कर्जा जो है वो मिसमैनेजमेंट है, वारदात है, फ्रॉड है। मुझे तो 100% ही फ्रॉड लगता है। बहरहाल देख इस पर क्या मौक़िफ़ है हुकूमत का और हमारा क्या मौक़िफ़ है, इस पर बात भट्टी साहब हम बाद में करेंगे। भट्टी साहब, दो बड़ी पेशियाँ वाली हैं, एक मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की, और उन्होंने पेश होने का फैसला कर लिया। क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, मेरा ख्याल है नैब स्क्रू करेगी बहुत ज़्यादा अपोजिशन को। अच्छा हमने लास्ट वीक भी कहा था, इसके अलावा भी खासी होगी आपको आने वाले चंद दिनों में। नैब और मरीम पेश भी हो रही है, ये भी खुशनुद है, मरीम साहिबा पेश भी हो रही हैं। मरीम साहिबा तो पेश हो ही रही हैं। मरीम साहिबा ने जवाब भी तैयार करा लिया। जवाब उन्हीं वकला ने किया जिनकी शहबाज शरीफ साहब ने बेल कराई थी। मरीम साहब के बाद इसी केस में नवाज शरीफ साहब को भी तलब किया जाएगा। ये जरा थोड़ा सा बता देना, 3600 कनाल जमीन का ये मामला है। 3600 कनाल इतनी सी तो होती है 2, 4, 5 हज़ार की। इसमें वैसे इतना कोई नैब का बड़ा केस तो नहीं है। 3600 कनाल क्या चीज़ है? हुआ क्या? इन्होंने पहले इसको ज़रई यानी ग्रीन एरिया पहले करवाया, ये बताया। पहले ग्रीन कराया, फिर ग्रे कराया, फिर उसके बाद जब इर्द गिर्द सारी जगह खरीद ली तो एक अमेंडमेंट कराई LDA 72 घंटे रात भर भी खुला रहा कि यहाँ कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन सकती। इस जब ग्रीन से ब्राउन हो तो कीमतों में कुछ थोड़ा बहुत नहीं, सिर्फ 2-4 अरब का फर्क पड़ता है। अच्छा, ज़्यादा नहीं पड़ता। पैसों आपके लिए करप्शन क्यों बुराई है? जब 95% इस मुल्क में करप्शन को बुरा कहता ही कोई नहीं, आप करप्शन को क्यों इशू बनाते हैं? नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूं अब तो ये कारोबार है। अब तो ये कारोबार नहीं, करप्शन है मैं और आप करें। रेडी वाला कोई तो अमरूद की रेडी पे, फल की रेडी पे रेड लिस्ट ना लगाए, वो गिरफ्तार हो जाता है। करोला गाड़ी, होंडा गाड़ी 5 लाख रुपए ओन पे मिले तो ओन है, ब्लैक नहीं है। ये पाकिस्तान में ना रईस ज़ादों का शौक बड़े जबरदस्त है कि एक बेचारा तंदूर वाला, एक रेडी मान जो 500-600 रुपया रोजाना कमा के बच्चे पाल रहा है, वो रेड लिस्ट ना। आपने ये नहीं बताया कि उससे कौन कौन सा महकमा कितने पैसे लेते हैं वहां खड़े होने के? नहीं, वो तो देखिए कारपोरेशन वो तो मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। उसका एक मिनट आपका कीमती। अच्छा, एक खाकान बादशाह साहब की शार्ट सुनवा दूं मरीम साहब, फिर आप बात जारी रखिएगा। सुनाएं जरा। मरीम नवाज साहिबा नैब के सामने पेश होने जा रही हैं। ये पार्टी ने सूली फैसला कर लिया, अभी सोच रहे हैं इसके ऊपर आप लोग। 11 अगस्त को अगर उन्होंने तलब किया तो पेश हो जाएंगी। ये उनका जाती फैसला है, इसमें पार्टी की बात नहीं है। लेकिन नैब को उनको बुलाने का कोई हक हासिल नहीं है। हक क्यों नहीं हासिल? क्योंकि प्राइवेट शख्स को आप नहीं बुला सकते। अच्छा, चले मुझे नैब सिर्फ बना है होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस के लिए। मरीम साहब ने कभी कोई पब्लिक ऑफिस नहीं रखा। नहीं, जो मेरी जो एक इंतहाई मखदूश किस्म की यादाश्त है वो ये कहती है कि अगर आपके वालिद मोहतरम पब्लिक ऑफिस में रहे हों, आपके अंकल रिश्तेदार रहे हों और आप उनके डिपेंडेंट रहे हों तो बुलाया तो जा सकता है। ये गालिबन मोहतरम शाहिद हकान अब्बासी सब थे, मुझे भी वही लग रहे हैं जहां तक मेरी मेमोरी है। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान माशाल्लाह। तो इनको इतना भी नहीं पता कि एक प्राइवेट आदमी सरकारी अफसर से मिलके अरबों रुपए का फ्रॉड करे तो क्या वो बरीउल ज़िम्मा हो जाता है? नैब की अदालत में जाएं, लातादाद प्राइवेट लोग बैठे हैं। ये आपने किस किस्म के इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म रखे हुए हैं? मुझे ये बता दें कादी साहब, जिस बंदे को इतना भी कानून की ABC नहीं पता, मेरे जैसा आदमी जो एक रिपोर्टर है जिसे ये पता है कि आपके पिछले दिनों बाई लॉज में कराने के लिए 30 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी वालों ने, तो किया LDA ने बाई लॉज में तरह में, और इमरान खान को मिसगाइड किया। अब इस केस में ये बात है, ये गालबन 5 अरब से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है।
मोहतरमा को एक बहुत तवील सवालनामा दिया जाएगा, उस वक्त आपकी उम्र उसमें यह भी पूछा जाएगा कि ये खरीदने के पैसे कहाँ से आए थे। नहीं, मैंने यही अर्ज उस पर किया टैक्स पेड था होगा। आप उस वक्त क्या करती थी, अपने वालद के ज़ेरे कफालत थी या मियाँ के आपके वालद? अच्छा, इनकी वालदा के नाम भी है ना, ये दादी जो दादी मोहतरमा अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, शमीम बेगम के नाम भी है। वो इनसे यही सवाल किया जाएगा, इन्हें खुदा ना खासा पकड़ेंगे नहीं, कहेंगे भाई ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, जितनी इतनी अरबों रुपए की आपने प्रॉपर्टी ले ली। भट्टी साहब इसमें ये है ना कि ग्रीन से ब्राउन, ब्राउन से ग्रीन, यानी ये तो एक कारोबार है मुनाफे के लिए। नहीं, ये सिर्फ देखिए मेरा सवाल है, मुझे पता चल जाता है वक्त से पहले कि यहाँ से रोड निकल रही है, ये एयरपोर्ट जाएगी, और मैं अगर मासूमियत से इर्द गिर्द जमीन खरीद देता हूँ तो आपको कोई इतराज है इसमें? इन्होंने ब्राउन से ग्रीन किया, और ये याद रख लें असल में ये पूरे मुल्क को ब्लैक कर रहे हैं। अच्छा, और हमारी आंखों में पट्टी बांध रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता जब नैब इन्वेस्टिगेशन करके किसी को बुलाता है कोई ना कोई एविडेंस होती है। अगर मेरे बच्चे का ज़राए आमदन कोई नहीं और उसके अरबों रुपए है तो यकीनी बात है फिर मैं जाके कहूँगा ना, मेरा बच्चा कहेगा मेरे बाप ने दिया है। तो मरियम साहिबा के लिए जो सवालनामा तैयार किया गया ना, उसमें भी इनके वाला सब गिरफ्त में आ जाएंगे। आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। सवालनामा ऐसा है, हाँ, ये खुद फंसेगी या वालद को फंसाएंगी, इनके पास फरार का रास्ता कोई नहीं मगर वो कह रहे हैं आप पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। जरा शेख रशीद साहब ने कोई इस हवाले से एक प्रिडिक्शन किया, उनकी बड़ी माशाल्लाह नजर भी है और रसाई भी है, क्या कह रहे हैं बताएं। मरियम नवाज शरीफ साहबा को बुला लिया, वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार को बुला लिया, मोनस सिलाई को बुला लिया। आपको लगता है ये सीरियसली बुलाया गया है? मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन ये महीने सीरियस हैं, ये नहीं पता सीरियसली बुलाया गया कि सर नहीं। किसके लिए सीरियस है? क्योंकि अगर आप मोनस सिलाई को बुलाएंगे तो ये तो हुकूमत के लिए भी सीरियस महीने हैं। फिर सबके लिए आई एग्री विद यू। आपको सब कुछ पता है, वैसे ही आप करके बीमार आदमी को तंग कर रहे हैं। हाँ जी, वो कहते हैं जी ये सब के लिए बड़े सीरियस महीने हैं। अच्छा, शेख रशीद साहब बीमार होकर भी ना जारे पलवान को गिरा सकते हैं माशाल्लाह। मैं आपको बताऊं, शेख रशीद साहब वेल इन्फॉर्म्ड है, उन्हें पता है इसके बाद एक और हुकूमती शख्सियत भी आने वाली है, उसकी फाइल पूरी है। मौजूदा वज़ीर आला साहब को एक रेफरेंस में बुलाया गया, लेकिन सुने कुछ और भी चीज़ें दिखाई, सिर्फ 2 रेफरेंस हो रहे हैं बस, वो इतनी बड़ी बात नहीं। और ये मरियम तक रहते हैं ना, मरियम जो जवाब देंगी या नवाज शरीफ को आके पेश होना होगा या मरियम काबू आ जाएगी। कैप्टन सफदर आपको मंजर पे नज़र नहीं आ रहे। और एक और जिनको परसों बुलाया गालबन वज़ीर आला साहब को, उनके बारे में एक वज़ीर फटने वाले हैं, जिनको इन्होंने कहा था सूबे के या सेंटर के, जिनको इन्होंने कहा था कुर्बानी देने का वक्त है, कुर्बानी देने का वक्त है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। उन्होंने क्या, कोठियाँ भी पैसे भी, मैं इसकी नहीं कहा बात कर रहा, मैं वैसे एक सरसरी कर रहा हूँ। मैंने आपको कोठी दी, मैंने आपको पैसा दिया, आपने मुझे नवाज दिया, बाद में आप पे दुआ आया तो मुझे कहते हैं कुर्बानी देंदा वर्ग। उन्होंने कहा कुर्बानी मेरी, पैसा भी मेरा, कुर्बानी भी मेरी, स्वाब वजीर सूबे के फटने वाले हैं, क्या करने वाले सूबे के? अच्छा, वो क्या क्या कुछ LAHORE लाहौर, अच्छा, वो मुशावरत भी कर रहे हैं। आज के बाद अगर उनके घर को जाके उनको मना ले तो मुझे नहीं पता, वो मुशावरत भी कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग तो किसी वक्त हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग के दरवाजे तो खुले। तो कादी साहब, एहतसाब का अमल तो तेज होगा और इसमें ज़्यादा मेरी इतला के मुताबिक अपोजिशन आएगी, क्योंकि कुछ कहा गया है कि अब इस मुल्क से पैसा निकलवाने की कोशिश की जाए। अगर नैब ने अदालतें बना ली, आपको पता है चंद दिन पहले पता नहीं वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, खोखर भी पकड़ा गया है कि ये यार वो MNA साहब हैं, उनको मोहतरम खोखर साहब, अच्छा वो भी उन्हें भी समन हुए हैं, उन पे भी सिर्फ अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, छोटी ये मंशियात और डकैती से ज्यादा जमीन का काम में पैसे। साहब, जब आप एकड़ों में खरीदेंगे किसानों से कर्ज करके, वारदात करके और उसे इंचों में बेचेंगे, तो फिर ये तो मतलब कादी साहब, लाहौर में ये एक इधर है ठोकर आजम की, उसने 400 कनाल जगह मान ली है। वो साहब हैसियत है, PM सबको भी मिलते हैं साहब, बड़े बड़े लोगों को भी मिलते हैं, उनसे तो जगह एक्वायर नहीं करे, उनको कह रहे हैं कोई गल नहीं, थोड़े बहुत पैसे तेरे साइड से दे दे। अच्छा, तो ये आप शफाफ इंतसाब क्यों नहीं होने दे रहे इस मुल्क में? अच्छा, ये जो इनके इत्तेहादी हैं, ये भी कोई घात लगा के बैठे हुए हैं चौधरी परवेज इलाही साहब हों, क्योंकि जाहिर है इनका भी हक है वजारत उज़्मा का, वजारत आला। वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान चेयरमैन PTI उस वक़्त तक वज़ीर आज़म रहेंगे जो अवाम इनको लेके आई है, जब तक वो अवाम चाहेगी। और अवाम का दबाव बहुत खौफनाक दबाव होता है, और मुझे खदशा है कि अवाम को दबाव के ख़त्म करने के लिए रब का दबाव ना आ जाए, क्योंकि
आने वाले दिनों में कुछ गलत लोग भी पकड़े जाने लगे हैं। मैं आपको पहले खबर दे रहा हूँ। भट्टी साहब, सुना आपने? ये राय इनकी नहीं है, ये कोशिश है। अच्छा, कोशिश। जिनके बारे में कहने उनकी भी कोशिश है, लेकिन ये कोशिश पूरी नहीं होगी। मैं तो रिपोर्टर हूँ, हो जाता तो कल को भाई हुक्मरान वक्त है, फैसला इन्होंने करना है। राना सनाउल्लाह भी इन टच है। ये हुकूमत थोड़ी सी आजकल कन्फ्यूज है। राना सनाउल्लाह ने एक DGLDA था समीर, बहुत ज़्यादा ईमानदार, मतलब दीवानगी की हद तक ईमानदार। उसने अरबों रुपए नहीं लूटने दिए, इन्होंने रातों रात उसको गिलगित भिजवा दिया। उसका कसूर क्या था? ये किस दौर में थे? ये कोई साल पहले। क्योंकि उन्होंने एक अरबों रुपए का काम नजायज नहीं किया जो बाईलाज पे। तो किसी दोस्त ने बात की, राना सनाउल्लाह से बात करा दी। इमरान खान साहब को जाके फीड किया गया ये राना सनाउल्लाह का बंदा। उन्होंने रातों रात उस बेचारे को गिलगित बदल दिया। तो ये राना साहब इस वक्त फील्ड लगाए बैठे हैं। लेकिन जो अवाम, आपको पता है 25 जुलाई 2018 को अवाम के दबाव से आए हैं। तो अवाम के दबाव तक इमरान खान ने रहना है। चाहे इस मुल्क की इकानमी 0 से -0 हो जाए, चाहे इस मुल्क के में रोज़ाना अरबों रुपए के डकैती हो, चाहे रोज़ाना खरबों रुपए के हाउसिंग सोसाइटी। मंजरनामा बदल रहा है पंजाब का। मुलाकात भी करके गए हैं और कुछ बता के भी नहीं गए बुज़ार साहब के साथ। जो नहीं, इस दफ़ा बड़ी अच्छी बात है ना, जो पहली दफ़ा जो मेरी इतला है कि इमरान खान साहब तारीफ़ करके भी नहीं गए बुज़दार साहब की, वरना अमूमन हमेशा तारीफ़ करके जाते हैं। क्योंकि उन्हें इस केस की भी कापी पहुँच चुकी है। वो समरी 3 दफ़ा वज़ीर आला सेक्रेटरीट गई थी। ये होटल वाली शराब की वो इस्लाम से पहले तो जायज़ थी ना। तो ये तो हमारा इस्लाम आया तो हुआ। तो वो क्रिश्चियंस के लिए हैं परमिट्स। अच्छा, मुसलमानों के लिए नहीं है? नहीं, उनके लिए परमिट नहीं है। तो परमिट दिलाने का मैं पैसे ले लूँ, वो जायज़ है? मैं वैसे अपनी बात कर रहा हूँ। वो तो प्रूव करेगी ना अदालत ने। हम तो पहले नहीं कह सकते। मैं इनकी बात नहीं कर रहा भाई, वैसे कह रहा हूँ। मुझे भी किसी ने कहा था परमिट ले दे। मैं कह यार, मेरे कहने पे तो कोई बुखार नहीं देता, परमिट तुम्हें कैसे दे देगा? तो कादी साहब, गुजारिश ये है कि मौजूदा हुकूमत को अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं, आप बेफिक्र रहें। APC मैं आपको कह रहा था नहीं होगी भी तो ज़ेर ज़बर पेश करके निकल जाएगी। APC हो गई? मुझे बताएं। नहीं, वो तो रहबर कमेटी की मीटिंग हुई, इनकलाब की ड्यूटियां दे रहे हैं। नहीं, उसकी वजह ये है हर बंदा NRO मांग रहा है। सिर्फ एक इमरान खान साहब से गलती हो रही है, वो कह देते हैं मुझसे NRO मांग रहे हैं। इनसे NRO नहीं मांग रहा। जिनसे NRO मांग रहे हैं वो बहुत मजबूत है। और वो जब तक वो मांग रहे हैं अवाम से NRO के इलेक्शन कराए जाएं, तो शहबाज शरीफ की फिक्र ना करें। वो इस वक्त विकेट के 3 जानिब खेल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी, नवाज शरीफ के साथ भी और भाइयों के साथ भी। वो उनकी अच्छी फील्डिंग। अच्छा, अब वो 3 दफ़ा वज़ीर आला भी रहे हैं। जरा उनके भी मैं आपको गुफ्तगू सुनवा देता हूँ, जरा उस पर भी जरा सुनाएंगे, जरा क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। जापान और जर्मनी, उन दोनों को शिकस्ते फाश होती है और सिर्फ 50-60 सालों में ये दोनों कौमें शबाना रोज मेहनत करके दोबारा अपना दुनिया में सिक्का जमाते हैं। और जापान आज भी 4थी या 5वीं माशी कुव्वत है, जर्मनी 3री या 4थी माशी कुव्वत है। क्या ये मामूली बात? इट्स अ मिरेकल। किसी जादू टूने से ये नहीं हुआ, किसी एक ख्वाब देखकर ये बातें नहीं हुई। अच्छा भट्टी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 1980 से हुकूमत में है। ये जादू टूने का इशारा किस तरफ कर रहे हैं? जादू टूना का क्या मतलब? जादू टूने से तो कुछ नहीं होता है। जादू टोना तो वो आपको जाहिर है वो बड़ा क्लियर इशारा है। और मैं समझता हूँ ये इस्लाम में ना जो दीनी हमारा इस्लामी निज़ाम है वो तो बुराई के लिए बना ही नहीं। भट्टी साहब, जो साहिब इल्म है ना वो बुरा नहीं करते। जादू टूना किसकी तरफ कह रहे हैं? और इन्होंने कहा शबाना रोज। शबाना कौन है? शबाना नाम सुना हुआ है। अच्छा, वो शबाना तो मुझे नहीं पता, लेकिन भट्टी साहब मुझे ये लगता है लेकिन ये कि ये इट इज़ इन बैड टेस्ट कि अगर किसी पॉलिटिशियंस के घर की तरफ आप इशारा करते हैं, चाहे वो इनका हो चाहे किसी का हो, मैं तो उसे बैड टेस्ट नहीं कहता हूँ। नहीं, वो फैमिली तो सारी काबिल एहतराम है। और बाकी बात ये है कि भाई आप 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, आप 30 ज़ियाउल हक के कंधों पर बैठ कर आए और आपने हमें जो है वो कीनिया से पीछे फेंक दिया। आपने हमें अफ्रीका के किसी बदतरीन मुल्क से पीछे फेंक दिया। डॉलर हमारा काम खड़ा। साहब आपका ये क्या रनडाउन था कि गिरफ्तारियां हो सकती है? क्या खाली गिरफ्तारियां करने से, जो मेरी इतला के मुताबिक जो एक लिस्ट बनी हुई है उसमें 90% अपोजिशन है, तो क्या मुल्क की इकानमी बेहतर हो जाएगी?
भट्टी साहब, मुल्क की इकानमी बिल्कुल बेहतर नहीं होगी। देखें भट्टी साहब, ये जो अभी हमने अगली स्टोरी पे आना है, जो आपने ये बात की है ना, जिस सिलसिले में ये यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर है, सियासतदान नहीं रहे हम। हर किसी ने यही काम शुरू कर दिया है, हर किसी का यही धंधा है। आप एक हाउसिंग सोसाइटी लाहौर में एक साहब हैं, उनकी हजारों एकड़ की है। एक बंदे ने 100 एकड़ जगह थी, उसने एनओसी लेने की कोशिश की, उसने उसका जीना अजाब कर दिया डीजे से, उन्हें पौने दामों उससे जगह ले ली। तो ये इस मुल्क में ताकतवर के लिए कानून है कोई नहीं। हम और आप रोजाना करप्शन को बुरा समझते हैं, झूठ को बुरा समझते हैं, ये तो मैटर ही नहीं करती चीजें। ठीक है, अगर अवाम की ताकत के खिलाफ कोई जाएगा तो भुगतेगा, आएगा। ऐसे इकबाल साहब बार बार ना बड़ी मानी खेज बातें करते हैं, फिर बाद में वो उसकी वजाहत भी करते हैं। हम मुझसे भी फ़ोन पे उनकी बात हुई, हमने उन्हीं का इनका ट्वीट चलाया था। अब यहाँ भी कुछ वो कह रहे हैं कि हम किस तरह जनूबी कोरिया बन सकते थे, फ्रांस बन सकते थे। आपने क्या बना दिया? जिनकी 20-25 साल हुकूमत रही जी, जहाँ पे हुकूमत रही, जी जी जी, इनकी ज़ियाउल हक के दौर से ये इन है, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी या इनकी जमात के कुछ लोगों की प्रॉपर्टी जनूबी कोरिया से बहुत ज्यादा है। आपको फिर फैक्ट्स नहीं पता। चलिए ये जरा सुन लें, ये क्या क्या है, फिर बात करते हैं। सुनाए जी यासीन इकबाल साहब। किसी हुकूमत ने आज तक इतनी कस्में नहीं खाई कि वो और फौज और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, लिहाजा उस महाज से तो ठंडी हवा थी। अदलिया ने हुकूमत को किसी सूरत किसी केस में नहीं उलझाया, कोई ऐसे सुओ मोटो नोटिस नहीं आए जैसे कि हमारी हुकूमत के खिलाफ उस वक्त अदलिया लेती थी। आप बताएं, आपको काम करने से किसने रोका था? इतने साजगार हालात अगर हमें मिले होते तो हम 5 साल में पाकिस्तान को साउथ कोरिया से आगे ले जाते। साउथ कोरिया से आगे ले जाते हैं। बड़ा जुल्म हुआ है इनके ऊपर। अब आपने मुझे सच बातें बतानी है। ये इन्हें फ्री हैंड नहीं मिला कभी? ओ, इन्हें ही मिला है 85 के बाद। ये क्या है, इन्होंने आखिरी इल्जाम लगाया अदलिया पे। जस्टिस कयूम को टेलीफोन किस दौर में होते रहे? ये वो वाली अदलिया चाहते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, ये वो वाली अदलिया चाहते हैं। कमर जमान चौधरी वाली नैब चाहते हैं। और कमर जमान चौधरी वाली जो आज भी इनको एक एक चीज नैब की फराहम करते हैं। आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज जो बंदे रखे हैं उनके साथ उनकी सलाम नहीं, 80% बंदे ही उनके हैं। तो मुझे बताएं किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? आप अपनी जाती माशियत बताएं ना। क्या जनूबी कोरिया से ज्यादा नहीं की तरक्की आपके लीडर की और आपकी? आप हर बात में एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को इल्ज़ाम लगा देते हैं। और भाई तुम्हें तो पहले 2084 के इलेक्शन आप ही ने कराए, रेफरेंडम ज़ियाउल हक का। उसके बाद 85 में आप थे। जितने फ्री हैंड आपको मिले सैफुर रहमान ने बनाया ना एहतसाब। हाँ जी, वो एहतसाब भी किया उसने। तो इनको कौन सा टाइम नहीं मिला, कौन सा मौका नहीं मिला? सिर्फ इस दफा ये हुआ है कि इनका एहतसाब शुरू हुआ, बस अभी पूरा नहीं हुआ और उसका 5% भी नहीं हुआ। ये मेरे ख्याल में इनकी स्ट्रेटजी है कि इमरान खान की जो मुबैना फेलियर हैं 2 सालों के, उसको फैला के बताएं ये कुछ 40 साल के फेलियर्स हैं। और इस तरह की ब्रेक है। आप थोड़ा सा कानून भी पढ़े हैं। ये हो सकता है कि दोबारा मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दी जाए, चीफ जस्टिस भी इनका हो जाए और आर्मी चीफ भी इनकी फैमिली से कोई लग जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता आर्मी चीफ मैं एक ब्रेक से जाने से पहले वो मेरे मुल्क की सलामती का इशू। मैं आपके दोस्त और मेरे दोस्त अब्बास हसन मरूम की बात याद के साथ, पोले पोले बाल, उन्होंने एक कॉलम लिखा था, उनको पोले पोले बाल चाहिए। अभी में कहते हैं नरम नरम क्रिकेट में जो है, तो वो पोले बाल नहीं मिले तो फिर हर चीज़ गलत होगी। बहरहाल एक ब्रेक के बाद आते हैं। बहुत कुछ है हमारे पास। कराची के अवाम से दुश्मनी कौन कर रहा है और ये क्यों कराची की ये हालत हुई, हम खास तौर पर इस पर बात करेंगे जब वापस आएंगे। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने कुछ कराची के बारे में बात की और बड़ी पर्टिनेंट बात की। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं भी ये इसमें कुछ चीज़ें भी दोहराऊंगा जो उन्होंने फरमाया है, जो कि कराची की हालत तो सबको पता है। सवाल मेरा आपसे बड़ा सादा है भट्टी साहब। एक चीज़ होती है टाउन प्लानिंग, जदीद तरीके से शहरों को कैसे आपने सेंसस करते हैं, आबादी कितनी है, लोग मर कितने रहे हैं, शरह आबाद क्या है, शरह पैदाइश क्या है, 10 साल बाद शहर की क्या शक्ल होगी, डेमोग्राफी क्या होगी, ये सारा एक साइंटिफिक। मगर जब हम ये सारे काम चाइना कटिंग वाले से करवाते हैं, प्लाट ये जो आपके होते हैं पार्कों पर कब्जे करने वाले जब शहरों की प्लानिंग करते हैं, जिस तरह यहाँ लाहौर में हुआ, जिस तरह कराची में हो रहा है, तो भट्टी साहब तो फिर तो अमेरिका की फौज भी नहीं साफ कर सकती शहर थोड़ा। देखिए काजी साहब, जितना गलीज गंद करप्शन और ला कानून डाल दिया गया ना, मैं तो फिर
लाल तूफान आंधी वाला कत्लो गारत देख रहा हूँ, क्योंकि इंसाफ जब नायाब हो, हराल और हलाल का फ़र्क ख़त्म हो जाए, नेकी बदी का फ़र्क ख़त्म हो जाए, गुनाह और बुराई का फ़र्क ख़त्म हो जाए, तो फिर कौमें बर्बाद होती हैं। नेकी छुप के बैठ जाए और बुराई डोमिनेट कर जाए। नेकी को इज्जत बचानी पड़ती है। इज्जत, आप यकीन करें, सच कहते हुए आपको खौफ आता है कि मेरे खिलाफ एक महाज खुल जाएगा। इसमें इतने इस पौधे का करप्शन और झूठ और लाकानूनियत के पौधे को ये चंद बड़े खानदान इस तरीके से इसकी परवरिश कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में बादल बन के छा चुका। ये लाकानूनियत, करप्शन और पूरी रियासत इनकी मजबूर और बेकस है, मजबूर है, बेबस है, आम शहरी बेबस है। मैं कुछ चीजें बात कर, जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, उनका ये कहना था। एक सिर मैं आपको इसके बाद चीफ जस्टिस मोहतरम गुलजार साहब ने कहा, हाँ जी, क्या फरमाया, सिंध में हुकूमत, कानून और हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। नाज़रीन, मैं कादी साहब आपसे पूरा करेंगे। चंद रोज कबल पीपल्स पार्टी ने कहा नैब को नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में कुछ फरमाया, और इसी तरह आज सुप्रीम कोर्ट यही कह रही, नून लीग ने फरमाया। तो आज मोहतरम इज्जत माब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा है कि सिंध में कानून और हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। क्या अब हुकूमत ख़त्म कर देना? नैब को तो ख़त्म करने का मुतालबा किया था। अब मेरा ख्याल है बिलावल साहब, आप पर फ़र्ज़ है और नून लीग पर फ़र्ज़ है कि आप जिसके बारे में चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं वो हुकूमत नहीं चलनी चाहिए, लेकिन आपके मुताबिक अब प्लीज आप पूरा। अच्छा, बड़ी साहब वो कह रहे हैं कि बच्चे गटर के पानी में डूब कर मर रहे हैं, वज़ीर आला सिर्फ हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाते रहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और कराची को अब बनाने वाला कोई नहीं है। मेयर भी कराची के बहुत बड़े दुश्मन है। क्या हाल किया है आपने मेयर साहब इस कराची का, और इनको खिदमत के लिए मुंतखब किया, और कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ तबाही के, कुछ नहीं कर सकते तो जान छोड़ो। कब तक मुसल्लत रहोगे? जान छूटेगी लोगों की, जाएं आप, अल्लाह हाफिज़। ये उनको कह रहे हैं, उनको वसीम अख्तर साहब को। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, सारा मसला ये है, सिर्फ लाकानूनियत। हुकूमत की रेट कहाँ है? आइन पढ़ें, आइन सबको तहफ़्फ़ुज़ देता है। पूरा शहर गंद और गलाजत में बदल चुका है, तफन उठ रहा है, कौन ठीक करेगा? लगता है यहाँ के लोगों से किसी किस्म की दुश्मनी है। किसने शहर को, किसी ने शहर को नहीं बनाया, सिर्फ तबाह की। भट्टी साहब, बात तो वही है, ये कब्जा ग्रुप, वारदाती, फ्राडी, इनके हाथ में दे दी। इन मोहतरम चीफ जस्टिस साहब का एक लफ्ज मुझे गलत साबित करके बताएं, आर्गूमेंट से। पीपल्स पार्टी भी बैठा लें, नून भी बैठा लें, एमक्यू भी बैठा लें। अच्छा, एक सवाल, पीपल्स पार्टी ये सलूक नहीं हो रहा? सेंटर, सूबा सेंटर को जिम्मेदारी देता है, और सेंटर कहते हैं जनाब लोकल गवर्नमेंट, हम फुटबॉल बने हुए हैं तीनों के दरमियान। बच्चों वाली बात करें, 12 साल से एक जमात की हुकूमत है, मुझे इससे गर्ज नहीं। चीफ जस्टिस फरमा रहे हैं गरीब का बच्चा गटर गलीज पानी में डूब के मर रहा है। यार, ये 302 का पर्चा होना चाहिए जिन्होंने गाफल किए, जिन्होंने अपने फराइज में गफलत बरती। हुकूमत का जिम्मेदारी है कि अवाम की जानो माल की हिफाजत। ये मैं नहीं कह रहा, जिस आइन की आप बार बार कस्में खाते हैं वो आइन कह रहा है, तो ये आइन की वायलेशन नहीं है। अगर अवाम की जानो माल की हिफाजत आप नहीं कर पा रहे तो क्या आइन नहीं तोड़ रहे हैं? क्या आर्टिकल 6 नहीं लग रहा चाहिए आप पे? भट्टी साहब, 70% इलाका हमारे इख्तियार में ही नहीं है, ये कह रहे हैं नासिर शाह साहब जो उनके वजीर हैं। नहीं तो ये क्या नई दिल्ली पे हुकूमत कर रहे हैं पिछले 12 सालों से? क्या ये वियतनाम पे हुकूमत कर रहे हैं? कमाल बात कर रहे हैं। ये सुने ना, आप जब असासे अरबों रुपए बनाते हैं तो बैरून मुल्क दुबई भी घर चले जाते हैं, लंदन भी चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड भी चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी प्रॉपर्टी चले जाती है। गरीब के लिए गटर का पानी सिर्फ कराची में आपने इसलिए छोड़ा है कि उसमें गरीब का बच्चा मरे। आप कहते हैं इनके पास 70% इलाके नहीं है। सुन लें, वो खुद कह रहे हैं, सुनाए जरा नासिर शाह साहब। पूरे कराची शहर में अगर आप लैंड ओनिंग की बात करें, या जो हिस्सा केएमसी के उसमें आता है, हालांकि काम केएमसी का है, सिंध गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, तो वो कोई 30-35% है। अदरवाइज मोस्टली जो एरिया है वो मुख्तलिफ कैंटोनमेंट के उसमें आता है। अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये बताएं, ये कहते हैं चलो मान लेते हैं 30% है, या कितना है, लियारी इनके अंडर आता है नहीं आता? अच्छा काजी साहब, जो सुराब गोट इनके अंदर आता है नहीं आता? मैं इनकी बात समझाऊं, ये फिर हिट कर रहे थे हमारे अदारों को कि 65% उनका। ये 3-4 आपने इलाके बताए, नवाब शाह तो इन्हीं के पास है ना, लाड़काना तो इनके पास है ना, सखर तो इन्हीं के पास है ना, वहां ठीक कर देते। वो जो अब आप इलाके बता रहे हैं ये इन्हीं के पास है ना, जहां इंसानी जानों से सर कलम करके फुटबॉल खेलता रहा उज़ैर बलोच, वो तो इन्हीं के पास है ना एरिया। उसका जवाब कौन देगा?
कब तक हम इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम दूसरों पर डालते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल होते रहेंगे? काजी साहब, कब तक हम इस कौम को बेवकूफ बनाएंगे? जब तक तमाम स्टेक होल्डर जो है ये यही धंधा करते रहेंगे ज़मीनों पर कब्जे का, तो यही वो काम होगा। नहीं, दूसरी तरफ आज चीफ जस्टिस के इस बयान के बाद मेरा ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट के बयान को अहमियत दे रहे थे, मेरा ख्याल वो सियासतदान यकीनन आज के इस बयान को भी अहमियत देंगे। देखिए, हमने अभी वज़ीर आज़म के हवाले से, बशीरों के हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर जो हैं, पंजाब के जो चीफ हाई कोर्ट के, वो भी उस पर भी बात करेंगे। कमाल कर दिया है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने, जिस दिन LDA बाई लॉज और जो नया बन रहा है जिसमें 4 वजीरों ने 4 खरब से ज्यादा इन्फ्लुएंस की है, मारे जाएंगे सारे। ये दुआ करें कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहतरम जो है दुआ ही करेंगे और वो ठीक भी करेंगे। एक ब्रेक के बाद आते हैं और ये पूरी कहानी पूछते हैं भट्टी साहब से कि कौन थे वो वजीर और क्यों और कैसे जो है वो कोर्ट जो है ये कम से कम इसको अनडू कर सकती है, क्यों आवाम को यही उम्मीदें हैं सब। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में भी थी, ये जो बशीर, और उन्होंने बड़ी मीनिंगफुल और बड़ी अहम बात की है फाजिल जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, कि जनाब ये आते हैं ब्रीफ केस उठा के आते हैं, कौन कौन, ये मोइन कुरैशी देख लें, वो क्या था शौकत अजीज़ देख लें, ये जो आपके आए हुए हैं गवर्नर आपके स्टेट बैंक के, ये देख लें, तो ये तो ब्रीफ केसों की जद में है। हम देखें कादी साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से मुखलस है, लेकिन ये सारा लूटमार ग्रुप आता है। इनमें तो आलमी इदारों के मुलाजिम आते हैं ना। नहीं, वो तो एजेंडे पे है। जो प्राइवेट भी मोहित यूसुफ का इन्होंने जिक्र किया है, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब कासम खान साहब ने जितने अच्छे रिमार्क्स दिए हैं ना, कहते हैं 25,000 के सासे इधर और बैरून मालक 25,000 नहीं 25,000 अरब खरबों के सासे हैं। मोहित यूसुफ साहब के बारे में कहा, जुल्फी बुखारी साहब के कहा, उन्होंने कहा कि इनको तैनाती का तरीका करके किस अहमियत की वजह से इन्हें ये पोस्टें दी गई हैं, जो मेरे मुल्क की तकदीर का 22 करोड़ अवाम का फैसला करेंगे। क्या वो अवाम के जो 20-22 करोड़ है उनके मसाइल से आगाह है? क्या इनको इनकी मुश्किलात का पता है? क्या इस किस्म का तजर्बा है कि इन हालात में जब कौमें क्राइसिस में हो तो उनको किस तरीके से कौन सी पॉलिसियाँ बना के बाहर निकालते हैं? वो तो सारे प्रॉपर्टी डीलर आपने बुला लिए। आपने पाकिस्तान की देखे, अगर इस दिन में एक तरफ सिंध में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ये मोहतरम जस्टिस कासम खान साहब ने जो पूरी है ना, इसमें टाइम लग जाएगा। उन्होंने कहा है बशीरों खसूसियों की खूबी क्या है। अगर इन्होंने हाई कोर्ट का, मैं आपको बताने लगूंगा, अगर जस्टिस कासम खान ने LDA बाई लॉ का केस ले लिया तो 23 करोड़ अवाम की दुआएं लेंगे। ये वो उस तरह माफ़ी है। इसमें ये फरमाते हैं अदालत ने वज़ीर आज़म को मशीर मामले खसूसी डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ये कहाँ मुलाजमत करते हैं? आजकल हमारे वजीर खजाना हैं। तो पहले क्या शेखपुरे में थे? पहले ये थे अपना वर्ल्ड बैंक में, सुक्के की IMF में वगैरह में। अच्छा, सुक्के की वर्ल्ड बैंक में नहीं थे? ना ये अच्छा, शेख अब्दुल रज़ाक दाऊद ये भी गरीब आदमी है, रेडी शेडी लगाते हैं। एक बात मुझे बताएं भट्टी साहब, ये सारे मशीर एक ही तबके से क्यों आते हैं? क्योंकि ये अरबों की, जिनके अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, उसके अलावा तमाम लोग नाअहल है इस मुल्क के जिसके पास मोटा माल नहीं है। हाय दुर्भाग्य का मौका था कि आदम की दोहरी शौरियत के हामिल मशीर खास पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं, लिहाजा मशीरों मामले खसूसी कत करार गैर आईनी करार दिया जाए। वो कह रहे हैं कि ये लोग अरबों रुपए फंडिंग करते हैं। जब आप बैरून मुल्क जाते हैं ना, कोई मुझे 5 स्टार में ठहरा देता है, मुझे शॉपिंग करा देता है 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, जितनी हैसियत है। फिर जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो जो विजिटिंग प्रोफेसर हैं जो वहाँ आपकी बैरून मुल्क खिदमत करते हैं, आप उनको बुलाते हैं। या जो आपकी पार्टी को फंडिंग करता रहे, 20 करोड़ दे दिया, 50 करोड़ दे दिया, 40 करोड़ दे दिया, फिर आप इस तरह कौमी खजाने से उनको लुटाते हैं। हुकूमत होगी वही करेंगे। फिर ये तो वही कर रहे हैं। जमहूरियत पर उनके लिए, हमारे लिए आपके मुंतहिब नुमाइंदे PTI के पुराने जो नजरियाती हैं, जिनसे मेरी रोजाना ही बात रहती है, जितने वो परेशान है, कहते हैं 22 साल से स्ट्रगल करके हम मर गए। अब PM हाउस में सुनवाई सिर्फ इन चंद एडवाइजरों की जाती है, जिन्हें ना आवाम के वोटों की फिक्र है, जिन्होंने अटैची भरने हैं, ब्रीफ केस भरने हैं और बैरून मुल्क चले जाए। अच्छा भट्टी साहब, वक्त कम है तो मुझे एक स्टोरी और भी करनी है, और वो ये है, और ये छपी है बड़ी जली हरूफ में आज। आपको पता है हमारा सर्कुलर डेट 2.219 ट्रिलियन हो गया, यानी ये 22,000 जो हो गया अरब। तो क्या भट्टी साहब ये कितना हो गया? 2,000 अरब से बढ़ गया, सॉरी 2200 अरब हो गया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये जो 63% सर्कुलर डेट है,
ये स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं। ये अब क्या ढांचा जाती नुकाइस कहेंगे या इसको क्या उर्दू में तर्जमा करें? ये तो सीधी सीधी वारदात है। और भट्टी साहब, मेरा ये राय है कि अगर यहाँ रिसीवर्स बिठा दिए जाएं, जिस तरह डॉक्टर इकरामुल हक ने कहा था, इसका ऑडिट किया जाए 1994 से और मुआहदे पब्लिक कर दिए जाएं, खुदा की कसम हमारी कानों से धुआं निकलना नहीं करेंगे। ये जितने बड़े माफिया के स्कैंडल आए हैं, कोई एक कानून की गिरफ्त में आया है? कोई एक बता दे। जिस दिन कानून ने अपना सही रास्ता ले लिया क्रॉस दी बोर्ड, पाकिस्तान की अवाम और हुक्मरान ने जिस तरह अपना बिजनेस और घर कारोबार चलाते हैं ना, इसी तरह पाकिस्तान को चलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकता। सिर्फ कैसे 30 सेकंड मोहतरम चीफ जस्टिस काबिल एहतराम ने जो मेरे दिल की बात कही, तो मैं इसलिए उसे बताता हूँ। कासम खान साहब ने फरमाते हैं लाहौर कि सफ़ेद पोश और ओवरसीज पाकिस्तानी असल हिस्सा डालते हैं। जो बड़े लोग सदर मुमकिन वज़ीर आज़म को चेक देकर तस्वीरें छपवा कर मीडिया पर आ जाते हैं, यहाँ तो ये पता चलता है कि वो जाते हुए क्या कुछ ले गए हैं। मोहतरम चीफ जस्टिस कासम खान साहब, इनमें कौन सी बातें गलत है? इसमें जो भी आपके एडवाइज़र बने हैं, इनमें से एक गरीब आदमी बता दें। भट्टी साहब, ये तो एक बात है, गरीब आदमी को तो कोई काम ही नहीं है ना हुकूमत में आना। वो तो काबिलियत बता दें। अच्छा, नहीं, एक काबिलियत है, मैं बताता हूँ। बात यह है कि यहाँ दुनिया भर को हर कोई जानता है कि दुनिया को अमेरिका बहादुर कंट्रोल करता है। हमारे जैसे गरीब मुल्कों को IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए वो अपनी पॉलिसीज़ लाते हैं, अपना पैसा देते हैं, साथ पैसे के साथ अपना एजेंडा देते हैं। वो एजेंडा आवाम का भुरकस निकाल देता है, जिस तरह हमारा खैर से निकल रहा है, और ये इन्हीं के ज़रिए इंप्लीमेंट किया जाता है। आप भट्टी साहब, ये काम नहीं चलेगा। अब रियासत में ये सस्टेनेबिलिटी नहीं चलेगा। यहाँ तो चीफ जस्टिस खुल के आ जाए और इन्हें के आ जाओ भाई जी, बड़ी साहब 5 सेकंड मेरे पास। नाज़रीन, हमें ये इसी 2 दिन का इंतजार। अब हमारे अपने लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगे। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।